नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने विजयी प्रत्याशियों को केंद्रीय ऑब्जर्वर की निगरानी में रखने के फैसले से एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। सबसे पहले इससे एक तरफ जहां पूरी चुनावी प्रक्रिया सीधे हाईकमान के हाथ में होगी, वहीं स्थानीय क्षेत्रों को अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग से खिचड़ी पकाने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला लिया है। देहरादून से यह खबर। कांग्रेस हाईकमान ने विजयी प्रत्याशियों को केंद्रीय ऑब्जर्वर की निगरानी में रखने का फैसला लिया है और इस फैसले के साथ ही एक तीर से दो निशाने साधे हैं कांग्रेस हाईकमान ने। उत्तराखंड में कल होने वाली काउंटिंग के लिए बीजेपी ने भी व्यापक तैयारियां की हैं। बीजेपी के जो है स्ट्रांग कंट्रोल रूम समेत वॉर रूम भी बीजेपी ने तैयार किए हैं और इसका निर्णय लिया गया है बीजेपी की तरफ से। इसमें पार्टी के बड़े नेता समेत बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो काउंटिंग के लिए बीजेपी ने भी व्यापक तैयारियां की हैं। बीजेपी ने कंट्रोल रूम के साथ साथ वॉर रूम भी बनाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है क्योंकि कल मतगणना है और मतगणना के समय पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी विधानसभा में बहुत कम मार्जिन होता है और सब पर पैनी निगाह रहे, इसके लिए मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। तमाम 13 के 13 जिला में हमने अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को कोऑर्डिनेटर बनाया है। जिले के तमाम जितनी भी विधानसभाएं, उन कोऑर्डिनेटर उन विधानसभाओं के कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो भी चीजें आएंगी उसका समन्वय करते हुए उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में दून जिले की सभी विधानसभा सीटों की मतगणना होगी, जिसके लिए मतगणना स्थल पर सुरक्षा के सभी संसाधनों का ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही आईटीबीपी समेत सिविल पुलिस की भी तैनाती वहां पर रहेगी। हमारे संवाददाता सुदीप जैन ने मतगणना स्थल का जायजा लिया, देखिए। कल होने वाली मतगणना यानी 10 मार्च के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त मैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हूं। स्पोर्ट्स कॉलेज में ही जो जिले की 10 विधानसभाएं हैं उनकी अलग अलग टेबल पर मतगणना होगी। कल सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू हो जाएगा और 8 बजे जो मतगणना की शुरुआत होगी वो पोस्टल बैलेट मतों के साथ होगी और 8:30 बजे के बाद ईवीएम मशीनों के खुलने का काम शुरू होगा। स्पोर्ट्स कॉलेज में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के साथ ही सीसीटीवी से पूरे परिसर को लैस किया गया है। आईटी पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों ने भी निगाह बनाई हुई है। यदि ये देखें तो सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी या चूक ना होने पाए या सुरक्षा के इंतजाम कमजोर ना पड़ने पाए। तो ये तैयारियां बताती हैं कि जिला प्रशासन देहरादून व चुनाव आयोग के आदेशों पर यह व्यवस्था की गई है कि कल होने वाली मतगणना में कोई भी कोर कसर न रहने पाए और सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कमी न रह जाए। कैमरा सहयोग। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख करेंगे, जो बच्चों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। देखते हैं तस्वीरें। तो देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और बच्चों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और उनके साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी उनके साथ बैठे हुए हैं। छोटे बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर हेलीकॉप्टर की सैर कराते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं उनके हेलीकॉप्टर में और बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर सीएम योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। तस्वीरें आपको गोरखपुर से देखने को मिल रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ छोटे बच्चे मौजूद हैं।
आपको बता दें, छोटे बच्चों के बीच पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और हेलीकॉप्टर में बच्चों को सैर करा रहे हैं। गोरखपुर से सीधा तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग में जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट में मतगणना को लेकर जानकारी दी। उनका कहना है कि अगस्त्य मुनि में मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुउद्देशीय क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स अगस्त्य मुनि में बने मतगणना कक्ष में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। वहीं इस बार चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी तरह की सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मतगणना को लेके जो हमारे काउंटिंग हॉल्स तैयार होने हैं, उनकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और सिक्योरिटी व्यवस्था भी जो है वहाँ पे उसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। मतगणना के दिन सिक्योरिटी उसी हिसाब से, जिस हिसाब से निर्देश हैं, वो लग जाएगी पूरी। और जो हमारे काउंटिंग के जो कर्मचारी होंगे उन सबकी ट्रेनिंग वगैरह की पूरी करवा ली गई है। सर, मतगणना के बाद जो जुलूस प्रदर्शन वगैरह क्या रहेगा उसमें? वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं उसके अनुसार ये जो विक्ट्री प्रोसेशन है उस पर प्रतिबंध है, परंतु अभी आज और कल में यदि कोई नए इंस्ट्रक्शन इसके संबंध में प्राप्त होते हैं तो तदनुसार अवगत करा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं उसके अनुसार प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल पर की जाएगी। 3 लेयर में 3 कॉर्डन्स में सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी थाने चौकियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सभी जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे राजभवन। यहां पर सीएम ने बसंतोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कई स्टॉल्स पर जाकर लोगों से सीएम धामी ने मुलाकात की। सेना की धुन पर मुख्यमंत्री ने गाना भी यहां पर गाया। तो बसंतोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे सीएम धामी और इस दौरान कई स्टॉल्स पर जाकर लोगों से मुलाकात भी सीएम धामी ने की, बातचीत लोगों से की और इसके अलावा उन्होंने सेना की धुन पर गाना भी गाया है। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे थे और बसंतोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। कई स्टॉल्स पर जाकर लोगों से बातचीत की, मुलाकात की और इसके अलावा सेना की धुन पर मुख्यमंत्री ने गाना भी गाया। तो देहरादून में आपको बता दें कि सीएम धामी पहुंचे हुए थे कार्यक्रम में और यहां पर उन्होंने गाना गाया। दीपेंद्र हुड्डा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को बनाया है पर्यवेक्षक देहरादून और वो इस दौरान यहां पहुंचे हुए थे। देहरादून में कांग्रेस पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उत्तराखंड में मिलेगा कांग्रेस को बहुमत। कैलाश विजयवर्गीय पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने बोला जुबानी हमला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तोड़ फोड़ की राजनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुके हैं और 10 तारीख को परिणाम आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने एक विशेष ऑब्जर्वर के रूप में दीपेंद्र हुड्डा जी को उत्तराखंड भेजा है। ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं और ऑब्जर्वर के रूप में इनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है कि मतगणना और मतगणना के बाद जो हालात होंगे उसमें एज ए ऑब्जर्वर दीपेंद्र हुड्डा जी की अहम भूमिका होगी। दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। धन्यवाद भाई। सर, आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और कल से सर सैंपल सर्वे कह लें या एग्जिट पोल कह लें आना लग गए हैं। अभी तक के जो चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स ने दिखाया कि नेक टू नेक है और कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि मैंडेट भाजपा की ओर है। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग दिखाते हैं, उसके ज़्यादा मायने नहीं रहते। जैन साहब, हमारा खुद का आकलन ये है, जो हमारा खुद का फीडबैक है, मैं स्वयं भी प्रचार में था उस समय, मैंने भी उस बात को महसूस किया। हमारी पार्टी के भी सारे प्रत्याशियों से हमने फीडबैक जो लिया है, उत्तराखंड में लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है और एक मजबूत कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जनादेश उत्तराखंड में लोगों का मिला है, ऐसा हमारा मानना है। निश्चित तौर से उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे मजबूत सरकार बनाने में सक्षम होगी। और केवल उत्तराखंड ही नहीं, 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, हमारा मानना है हमारी पार्टी का 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। 5 में से 4 राज्यों में, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन 4 राज्यों में सरकार बनाएगी
और उत्तर प्रदेश में भी बदलाव निश्चित है और बदलाव में निर्णायक भूमिका में कांग्रेस पार्टी आएगी, ऐसा हमारा मानना है। सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सुबोध नियाल कहते हैं कि परिणाम चाहे जो हो, सरकार हम ही बना रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जी भी आ चुके हैं, तो आखिर इसके मायने क्या हैं? ये तो आप उनसे पूछिए। आपके कुछ साथी कह रहे थे कि कुछ तोड़ फोड़ के एक्सपर्ट लोग आए हैं, अब मुझे नहीं पता किन के बारे में उन्होंने वो बात कही, और कैलाश जी भी हमारे पुराने परिचित हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जनादेश को तोड़ना फोड़ने की अगर कोई नीयत कोई पार्टी रखती है तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मगर बहरहाल मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ जो कोई अगर इस ताक में बैठा हो, यहाँ को तोड़ने फोड़ने की गुंजाइश उत्तराखंड की जनता ने छोड़ी नहीं है। उत्तराखंड के जनता ने मजबूत सरकार के लिए जनादेश दिया है और यहाँ पे हम मजबूत सरकार बनाएंगे 10 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी। हुड्डा जी, अगर ओवरऑल एग्जिट पोल्स को हम देखें तो एक तरफा मैंडेट कांग्रेस को कोई भी नहीं दे रहा है, जबकि नवंबर दिसंबर में जो वेव थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा बेहतर दिख रही थी। वो क्या चुनाव आते आते क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट ने उसे क्रैक कर दिया या एग्जिट पोल्स गलत दिखा रहे हैं? हम मानते हैं कि हमारी जो नवंबर दिसंबर में आप बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा वेव है। तो हमारा ये मानना है कि जितना आप मान रहे हैं जैन साहब, उससे ज़्यादा वेव है कांग्रेस की उत्तराखंड में। आप देखना 10 को। हुड्डा जी, इस बार बात करेंगे 10 को हम यही हैं। हुड्डा जी बता रहे हैं इस बार के चुनाव में निर्दल और बसपा जैसे दलों की अहम भूमिका हो सकती है, तो क्या कांग्रेस चाहती है कि ऐसे लोगों का भी सहयोग मिले? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत यहाँ पे आ रहा है उत्तराखंड में, तो ये जो प्रश्न है ये काल्पनिक भी हो जाते हैं और निरर्थक भी हो जाते हैं। जब एक बार बहुत मजबूत सरकार हमारी बन जाएगी, उसके बाद यदि कोई विधायक उस सरकार में सहयोग अपना देना चाहे तो उस समय पार्टी हाईकमांड फैसला लेगी। तो ये दीपेंद्र हुड्डा जी थे जिन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का मैंडेट इतना बड़ा होगा कि बहुमत की ओर कांग्रेस बढ़ेगी और बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के आने की बात है तो वो जिस चीज के लिए एक्सपर्ट जाने जाते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। रुद्रप्रयाग के 10 झूला क्षेत्र के महड में मां आराध्य चंडिका की दिवारा यात्रा 92 सालों बाद आयोजित की गई। ये यात्रा पूरे 9 महीने तक चलेगी, जिसमें से 5 महीने के अंदर दिवारा यात्रा कई क्षेत्रों का भ्रमण कर चुकी है। बता दें कि इन दिनों मां चंडिका की दिवारा यात्रा नगर क्षेत्र में भ्रमण कर भक्तों को आशीष दे रही है, जिसके चलते दिवारा यात्रा में भारी संख्या में लोग जो हैं, भक्त जो हैं वो जाते हैं और जयकारों के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हुआ है। अभी तक माता रानी जो है हमको कोई कहीं पर पता नहीं चला, दिक्कत ही नहीं आई। बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत के साथ माता रानी अब जो है उत्तर दिशा की तरफ केदारनाथ धाम में जाने के लिए जो है वो बिल्कुल अब तैयार है। बाकी बहुत ही अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 5 मई को पहला दर्शन कपाट खुलते ही माता का होगा और सभी जो भी श्रद्धालु हैं और सभी लोगों का वहाँ पे दर्शन होगा। और हमारा भी सौभाग्य होगा, केदारनाथ अभी देखा नहीं है और माँ के प्रताप हमारा भी जो है वहाँ पे जाने का सौभाग्य होगा। बद्रीनाथ भी जाएगी माता। अभी हमारे काफ़ी बड़े गोपेश्वर में काफ़ी बुलावा थे, लेकिन जुलासू से माता नीचे के लिए मुड़ गई। बीच में द्वारी कुंडली हुई, उसके बाद जो है माता रानी को देहरादून जाना था, लेकिन वो बीच में कोरोना काल, लेकिन इस माता के जाने में वो कोरोना काल भी पता नहीं कहाँ चले गया। हे जगत माता, पूरे हमारे जो भी ध्यानी हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, सभी को सद्बुद्धि और सभी पे आरोग्य रखना, अपना आशीर्वाद रखना। विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए 6 मई को खोल दिए जाएंगे। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को तेज कर दिया गया है। पैदल मार्ग के भीमबली से केदारनाथ धाम तक 3 से 5 स्थानों पर बड़े बड़े ग्लेशियर बने हैं, जबकि पैदल मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका है। डीडीएमए के 80 मजदूर पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। वहीं बर्फ हटाए जाने के बाद ही पैदल मार्ग पर हुए नुकसान को सही करने का अनुमान भी लगाया जा रहा है कि वो हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सही अनुमान भी लग पाएगा।
अभी जो स्थिति है गौरीकुंड से लेकर के भीमबली तक बर्फ़ है नहीं, मतलब पूर्ण हटा दिया गया है। और भीमबली से और आगे केदारनाथ तक बर्फ़ कम से 6 से 8 फीट या 9 फीट, कहीं पर 9 फीट है। और बराबर अभिलांश भी आने की स्थिति, अभिलांश भी वहाँ पे आ रहे हैं, जिसके कारण कि यात्रा रूट खोलने में भी थोड़ा कठिनाई हो रही है। और जो कि अभी वर्तमान में 80 लेबर हमारे भीमबली से केदार देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। मंत्री सुबोध उनियाल का दावा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, नंबर कुछ भी हो। उत्तराखंड में सरकार के काम पर जनता ने खुशी जताई है और बहुमत से बीजेपी को लाया है। उत्तराखंड में 2 दिनों के बाद मतगणना होनी है और 10 तारीख को करीब 1 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जनता का जनादेश किस ओर है। लेकिन कल शाम को आए हुए ये सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। हालांकि कुछ सर्वे ये भी संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही है। हमारे साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी हैं। सर, यूं तो अभी रिजल्ट आना बाकी है, पर कल के जो सैंपल सर्वे हैं या इसे हम एग्जिट पोल कह सकते हैं, इनको देखकर आपको क्या लगता है, आखिर ये क्या संकेत है? देखिए, वही संकेत है जो हम लोग शुरुआत से ही कह रहे थे कि हम सारे मिथकों को तोड़ के एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से 10 तारीख के रिजल्ट के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि सारे मिथक टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इस पर राज्य में सरकार बनाएगी। सर, ऐसा क्या रहा कि जो कांग्रेस जो नवंबर दिसंबर तक इतना कॉन्फिडेंट थी, एक उसकी वेव भी कहीं ना कहीं दिखती थी, चुनाव आते आते क्या वो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं आ पाई कि एक तरफा मैंडेट ले पाती? फाइट की स्थिति में कैसे फंस गई? देखिए, कई कारण है। एक तो कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में खत्म हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी जैसा एक विराट नेतृत्व और दूसरी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व जो उसको पूरी तरह से देश के लोगों ने नकार दिया है। दूसरा, जिस तरह से अंतर कलह से उलझी पड़ी थी, और जब एक वरिष्ठ राजनीतिक कांग्रेस के ये कहें कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो घर बैठ जाऊंगा, तो उनकी सत्ता के प्रति एक ये लस्ट, लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती कि आज लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। बजाय जनता के हितों के से सरोकार रखने के अगर आप ये कहेंगे अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो घर बैठ जाऊंगा, तो इससे सीधे सीधे लगता है कि आपको सत्ता की भूख है। तो ये कई कारण थे। और फिर लोगों को ये भी याद था कि 2017 में जब सरकार पलटी थी तो किस कारण जिस तरह भ्रष्टाचार इस राज्य में चरम पे पहुंच गया था, खनन माफिया, शराब माफिया को संरक्षण मिल रहा था। तो एक साक्षर प्रदेश है, इस प्रदेश में लिटरेसी रेट में नंबर 2 है। यहाँ के लोगों की मेमोरी में वो चीजें याद थी। सर, एक चर्चा ये भी है कि इस बार के चुनाव में निर्दल विशेषकर बसपा की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं ना कहीं ऑफर कर रही है, या उनसे संपर्क में है, या उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको? देखिए, मैंने कहा ना, लबोलबाब होता है सरकार बनाना, और हम लोग सरकार बना रहे हैं। कैसे भी हम सरकार बना रहे हैं। तो ये सुबोध उनियाल जी थे, जिनका कहना था कि हम सरकार बना रहे हैं, भले ही परिस्थितियां कुछ भी हो, पर जो मैंडेट बढ़कर मिला उसकी असल वजह प्रधानमंत्री मोदी की इमेज है। तो कांग्रेस को जो स्थिति बैकफुट पर दिखी उसकी वजह उनकी अंतरकलह भी महत्वपूर्ण रूप से रही है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना 10 मार्च को होगी। टिहरी में जिला निर्वाचन अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया। सुबह सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना की जाएगी, जिसके बाद ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। वहीं मतगणना स्थल पर जाने के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। करीब सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसमें 3 मतगणना के हॉल होंगे प्रत्येक एसी में, जिसमें से 2 में ईवीएम काउंटिंग होगी और 1 में पोस्टल बैलेट। कोविड-19 पैंडेमिक के दृष्टिगत निर्वाचन आयोग से माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसमें जो ETPBS जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट होते हैं, उनकी पहले प्री काउंटिंग प्रोसीजर होता है। कहने का मतलब कि स्कैनिंग का प्रोसीजर होता है, जिससे ये वेरीफाई होता है कि जो पोस्टल बैलेट भेजा गया था ये वही रिटर्न होकर के आया है। तो इसकी भी काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। और जो ईवीएम ट्रेनिंग और पोस्टल बैलेट जो पहले से भी प्रक्रिया चली आ रही है, उनकी भी ट्रेनिंग। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटक स्थल चोपता
बिट्टा में अधिकांश भूमि जो है वो वन विभाग के अधीन है और कई स्थानीय लोग जो हैं वो वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके टेंट और रेस्टोरेंट भी बना देते हैं। और लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वन विभाग ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। वन विभाग की टीम ने दुगल बिट्टा के निकट जो 3 स्थानों पर अतिक्रमण जो लगा हुआ था उसको हटाया है। अतिक्रमणकारियों ने यहाँ लगभग 40 टेंट और कुछ रेस्टोरेंट स्थापित किए थे जिन्हें अब हटा दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्य मुनि यशवंत चौहान सिंह ने बताया है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ये कार्रवाई की गई है। आगे की कार्रवाई भी लगातार इसी प्रकार जारी रहेगी। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने एक्शन लिया है। हमने कानूनी कार्रवाई की है और जिस क्षेत्र में अतिक्रमण तोड़े गए हैं वो हाईकोर्ट के निर्णय की से आच्छादित वो क्षेत्र है और आगे भी हम ऐसी ही कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। कानून के ही दायरे में रहकर ये कार्य हमारे द्वारा संपादित किया जाएगा। देहरादून विकास प्राधिकरण, वन विभाग, नगर पालिका परिषद और सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से 218 प्राइवेट स्टेट में से 75 स्टेट के सर्वेक्षण का नक्शा वन विभाग को सौंपा गया है। वहीं 42 स्टेट को छोड़कर अन्य प्राइवेट स्टेट का सर्वेक्षण कर नक्शा बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका के सभागार में समस्त विभागों के अधिकारियों ने बैठक कर रणनीति तैयार की है, जिससे जल्द मसूरी के 218 प्राइवेट स्टेट का काम पूरा हो सके। तो 75 प्राइवेट स्टेट का काम पूरा हो गया है। वन विभाग को सौंपा गया है सर्वेक्षण का नक्शा और इसके अलावा बाकी जो बचे हुए हैं उनके लिए भी लगातार काम जारी है। सभी विभाग हैं जो जिनको निर्देशित किया गया है, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया और MDDA, नगर पालिका और वन विभाग सम्मिलित हैं और यहाँ पर अभी मिलान किया जा रहा है नोटिफाइड और डी नोटिफाइड एरियाओं का और पूरा कार्य चल रहा है। तो अभी लगभग 50 स्टेटों में हम नोटिफाइड क्लियर कर पाए हैं और लगातार काम चल रहा है। और जहाँ तक नए सर्वे की बात है तो अभी हमारे पास 170 लगभग नक्शे आ चुके हैं सर्वे ऑफ इंडिया से, तो इन पे काम चल रहा है। जैसे ये पूरा होगा उसके बाद उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुपालन में हम आगे की सर्वे पर कार्य करेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।